आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो जैसा कि मैं कल वीडियो लेकर आई थी प्रीवियस ईयर पे लेटेस्ट जो पेपर था आपका 30 तारीख का जून का, तो वो मैं पहला पार्ट मैं करा चुकी हूँ, ये दूसरा पार्ट है और उसमें मैंने 50 प्रश्न करवाए थे कुल, और आज मैं 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये, तो ज़रूर से आप देखें और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि अन्य तक भी मेरा वीडियो पहुंचे और उनको भी लाभ मिल सके मेरे वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो ज़रूर से आपको इससे जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो लेटेस्ट जो पेपर है इसके अनुसार ही एनटीए जो है वो पेपर सेट करता है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछी ही जाएगी। 100% मैं बता रही हूँ कि आपको इससे लाभ मिलने वाली है, तो आप ज़रूर से इसको देखें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने कल 51-52 प्रश्न करवाया था टोटल, ठीक है, तो देख लेते हैं 52 क्वेश्चन, इसमें 51 क्वेश्चन शायद करवाया था ना मैं कल। हाँ, तो आज 52 क्वेश्चन में वही था कि नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार पूछी गई है। तो उनकी नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार जो था वो निम्न था कि इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है और कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार का वर्णन किया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने नंददास के बारे में अपने विचार को प्रकट किया है। और आपको इसी तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर अगला भी देख लेते हैं, ये सूरदास के भी बारे में देखिए क्या बोल रहे हैं कि सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और उनकी गणना अष्टछाप में है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जरिया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी गई है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछी गई है कि रास पंचाध्यायी जो है वो किस छंद में है, तो रोला छंद में। इसके अतिरिक्त इन्होंने भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित आदि की रचना नंददास ने की है। तो ये अष्टछाप में सबसे अनुज माने जाते थे, यानी छोटे माने जाते थे कवि के रूप में, लास्ट में इन्हीं का नाम आता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सतपुरा के घने जंगल, नींद में हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आँख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धसो इसमें, इनमें धस ना पाती हवा जिनमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है, तो इसका आशय पूछा गया है, जिसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय है कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र, जो दूसरे शतक के प्रथम कवि हैं, इनके प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश है, 1953 ईस्वी की है वो। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चकित है दुख, पंचसती, बुनी हुई रसी, त्रिकाल संध्या, इद्यनम, कालजयी, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला देख लेते हैं। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, क्या वर्णित है, तो बी और डी इसका है। तो विभाजन की भया उत्पादक आशंका, और डी जो है वो सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो देख रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछी जा रही है, इस बार भी इसी तरह क्वेश्चन आएगी, तो आप इसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखें। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन ये मैं करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सच बता रही हूँ, तो आप इसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका। झूठा सच उपन्यास में विभाजन की भयोत्पादक आशंका तथा सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या वर्णित है। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचार
धारा के उपन्यासों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, झूठा सच भाग 2, अप्सरा का श्राप, मेरी तेरी उसकी बात। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश तथा दूसरा भाग का नाम है देश का भविष्य। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ हैं। तो ये है परछाई और झलक। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो ए राइट होगा। और इसका बिहारी सतसई का ये दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक वज्र भाषा है। और सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बेधन सकल शरीर। इस तरह भी है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या टोटल 719 बताई गई है, परंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी दोहों की संख्या कुल 713 मानी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं। औपम्य गर्भ, व्यतिरेक अलंकार, सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा में आती है। विरोध गर्भ विभावना में, श्रृंखला मूलक एकावली। देखिए श्रृंखला मूलक पिछले बार भी पूछी गई है। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ना वो ऑप्शन से भी उन एनटीए जो है वो रिपीट करते हैं। तो आपको इस तरह ध्यान में रखना है। अगला देख लेते हैं। मुक्तिबोध की जो रचना है वो क्या है? तो एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की डायरी विधा की रचना है, जबकि प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन का तथा सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी का डायरी विधा की रचना है। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। देख रहे हैं अजय की डायरी जैसा लग रहा है, लेकिन ये डायरी नहीं है, ये देवराज जी का उपन्यास है। डॉक्टर देवराज के अन्य उपन्यास हैं पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर में, और आप, और दोहरे आग की लपट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? ये तो उर्वशी द्वारा ये कथन कही गई है। और ये सेम टू सेम ये जो क्वेश्चन जून में पूछी गई है उससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी ये पूछी गई है उर्वशी के कथन। तो आप देख सकते हैं, वहाँ भी आप देख लेंगे, मैं वो भी करा दूँगी। तो आपका आज हो गया 15 तारीख। आपके पास 2 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम है। 16 और 17 का तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो मात्र 1 दिन का टाइम है, तो मैं कल वो करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यह देव भाव भ्रांति यह कथन उर्वशी का है। उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीति नाट्य है। ये भी याद रखना, गीति नाट्य है। दिनकर को इस महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये निम्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित है, तो क्या है? कलकत्ता और भारत मित्र, ये दोनों शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित है। और इसका ऑप्शन जो आपका है वो डी राइट होगा। कलकत्ते तथा भारत मित्र शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित है। बाल मुकुंद गुप्त ने कलकत्ता से सन 1904 से 1905 ईस्वी भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठी नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। गुप्त जी के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है। देख रहे हैं अब छायावाद के बारे में, नंददास के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, घनानंद जी के बारे में, पद्माकर के बारे में शुक्ल जी का क्या विचार रहा है वो अब एनटीए खूब पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको इस तरह ध्यान में रखना है। ठीक है, तो छायावाद के बारे में, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। तो आपका ए हो जाएगा। और छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है, तो आपका बी, इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ए। और देख लेते हैं छायावाद की रचनाएं गीतों में, तो
हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता कौन कौन है? तो शुक्ल जी ने किसे माना है? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने किसे माना है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। प्रभाकर माजवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को। और इला चंद्र जोशी जो सर्वमान मत है वो जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, अगला की तरफ बढ़ते हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये मुर्धैया में जिक्र हुआ है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। और इसका आप जितना भी खंड है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि उम्मीद लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछी गई है। तो अगला हो सकता है कि अगला खंड इससे पूछ ले, तो आपको इस तरह क्वेश्चन को देखना है। तो ये मुर्धैया का आत्मकथा जो प्रथम अध्याय है उससे है। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा जो है वो 2 भाग हैं। उसमें मुर्धैया जो कि 2010 और मणिकर्णिका जो कि 2013 ईस्वी दूसरा भाग है, जबकि जूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अपने अपने पिंजरे 1995 2 भाग में, मोहनदास नेमिश्रा का तथा मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती का ये दलित उपन्यास है। मोहनदास नेमिश्रा कृत अपने अपने अजनबी जो है अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है? देख रहे हैं नहीं है, तो नहीं पे आपको ज़्यादा कमांड करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि हर बारी में बच्चे क्या करते हैं कि देखते नहीं हैं कि क्वेश्चन कैसा है और बस टिक लगा देते हैं, और इस तरह का आंसर जो है वो गलत हो जाता है, जानते हुए भी आप गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका जो है वो आत्मकथा नहीं है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखरक एक जीवनी ये उपन्यास हैं, आपको पता है ये दोनों उपन्यास विधा की है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा नामदास का पोथा, ये इनके 4 उपन्यास हैं। और शेखर एक जीवनी 2 भागों में रचित अज्ञे का उपन्यास है। प्रथम भाग 1940, दूसरा भाग 1944। इनके अन्य उपन्यास नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, जबकि एक कहानी यह भी मनु भंडारी का तथा अन्य से अनन्या तक 2007 ये प्रभा खेतान का उपन्यास आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है जो है व्यसंधि और अनमेल विवाह। ठीक है, तो विद्यापति के जो पदावली में वर्णित है वो व्यसंधि तथा अनमेल विवाह है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है मैथिली में पदावली और गौरक्ष विजय जो नाटक है उनकी, अवहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका, संस्कृत में शिव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावनी, पुरुष परीक्षा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। अगला क्वेश्चन, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो क्लिंथ ब्रुक्स। और क्लिंथ ब्रुक्स से नहीं, विरोधाभास को जो है वो परिभाषित उन्होंने किया है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो बुक में ब्रुक्स को आप बुक के माध्यम बुक बना सकते हैं, और बुक में क्या होता है बहुत सारे विरोधाभास देखने को मिलते हैं। तो आपको इस तरह याद हो जाएगा छोटे से ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, क्लिंथ बुक्स विरोधाभास सिद्धांत के प्रमुख पुरस्कर्ता हैं। इनकी पुस्तक जो है मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशनल 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं द वेल रॉटन 1947, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, ए अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, ए अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947। एजरा पाउंड अमेरिकन कवि थे। पाउंड के विचार से कविता और साहित्य एक विज्ञान है। इनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह मेक इट न्यू शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अगला को देख लेते हैं।
जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाय जरी तरवर होई है निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है, क्या है तो, लेकिन यह जो है संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। क्या है? संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। तो अत्युक्ति अलंकार काव्य क्या होता है? तो काव्य में जहाँ किसी की झूठी वीरता, उदारता, प्रेम, सुंदरता, यश आदि का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि देखने में हास्यास्पद लगने लगे, तो वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति और अत्युक्ति मिलते जुलते अलंकार हैं। इनमें केवल इतना अंतर है कि उक्ति यदि संभव है तो अतिशयोक्ति अलंकार, तथा यदि असंभव हो तो अत्युक्ति अलंकार। तो यह दोनों का डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो अर्धनारीश्वर उनकी नहीं है, ये अमृतलाल नागर की रचना है, उपन्यास है। और अच्छा, अमृतलाल नागर की ये नहीं है, ये तो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। बाकी बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट इनकी अमृतलाल नागर की उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास ढलती रात, टटके बंधन, विष्णु प्रभाकर की उपन्यास में बता रही हूँ। ढलती रात, टटके बंधन, स्वप्नमय इत्यादि अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजर। तो मैंने एक उपन्यास पे वीडियो बनाया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उन्हें ज़रूर से देखें और लाभ उठाएं उसका। ठीक है, अगला देख लेते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में किस विषय पर केंद्रित है? देखिए, पहले ए बंटी पर आया था आपका, बंटी पे, और अब सीधे परीक्षा गुरु उपन्यास पे आ गया है। तो देख लेते हैं। तो ये है, प्रतीक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया। परीक्षा गुरु में, परीक्षा गुरु उपन्यास में प्रतीक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण मिलता है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, और ये किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपको पता होना चाहिए। इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया। यह रचना उपदेश प्रधान रचना है। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं ब्रज किशोर, चुन्नीलाल, शंभू दयाल, पुरुषोत्तम दास इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो राजा निर्वंशिया, जो कि दो कहानी समानांतर चलती है, साथ साथ चलती है। और जगपति की बीमारी और बेरोजगारी में उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी राजा निर्वंशिया है। राजा निर्वंशिया जो कि 1957 की है। अगला है कस्बे का आदमी, 1958, खोई हुई दिशाएं, 1953, मांस का दरिया, 66, बयान, 1973, आज़ादी मुबारक, 2002 आदि कमलेश्वर की कहानी है। कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के प्रमुख पात्र हैं जगपति, चंदा, जगपति की माँ, दयाराम, कंपाउंडर, बच्चन सिंह इत्यादि। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताएं। तो सबसे पहले होगा देवरानी जेठानी की कहानी 1870, उसके बाद परीक्षा गुरु 1882, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी जो है वो 1886, उसके बाद निसहाय हिंदू 1890। तो इस तरह आपका आंसर होगा बी। ठीक है, असर्शन ओरिजिन का है। तो पहला क्या है? कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो इसका देख लेते हैं, ये सही तो लग रहा है दोनों, हाँ सही है। तो ये सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है एक दूसरे की।
अगला देख लेते हैं, कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। तो मैंने कामायनी के सर्गों के ऊपर भी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैं बनाई हूँ, तो आप ज़रूर से देख लें, ठीक है। और कामायनी का जितने भी सर्ग हैं वो याद कर लें, और यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है और पूछी जाएगी। तो देख लेते हैं इसमें। तो पहले स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, इस तरह है। तो देख लेते हैं, आशा, चिंता, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आपको 3-3 इसमें कोडिंग बनाना है, खुद ब खुद याद हो जाएगा। और देख लेते हैं, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये छोटी सी कोटेशन आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। अब देवसेना के कथन इसमें पूछी जा रही है, जो कि है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र, आँखों के केवल देखे ही जाते हैं। ये देवसेना के कथन है। और नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। और ये पूछी गई है, ये जो है ना, ये पहले भी पूछी गई है बहुत बार। देख लेते हैं इसका कुछ फैक्ट। उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र देवसेना की है, और स्कंदगुप्त के प्रमुख जो पात्र हैं वो स्कंदगुप्त हैं, पृथ्वीसेन, भट्टारक, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त। और स्त्री पात्र है अनंत देवी, देवकी, देवसेना, विजया, रामा, जयमाला और मालिनी। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक जो हैं वो सज्जन हैं, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नायक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि। अगला देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। अब देख रहे हैं कि शुक्ल जी के बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिला। आपने 73 क्वेश्चन किया, उसमें ज़्यादातर शुक्ल जी का दिया गया है कि कवियों के बारे में उनके क्या विचार थे। उनके अनुसार अब अष्टछाप के कवियों का क्रम पूछा गया है, तो आपको शुक्ल जी को बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। अगर आपको यूजीसी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको शुक्ल जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनको पढ़ना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहले सूरदास को इन्होंने लिया है, फिर नंददास को, फिर कृष्णदास को, और फिर परमानंद दास को। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए होगा, राइट। यहाँ देख लेते हैं, देखिए, कुंभनदास, शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, इस तरह इन्होंने लिया है। और वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। काल कर्म अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंद स्वामी। तो इन पर भी मैंने अष्टछाप पर भी मैंने एक छोटी सी वीडियो डाला है, तो आप उसको कर्म वाइज वहाँ से ट्रिक के माध्यम से याद कर लें, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, तो क्या है, बाल मनोविज्ञान। और देख लेते हैं एनटीए ने क्या क्वेश्चन माना है, आंसर सही। तो आपका कहाँ चला गया, अच्छा, तो आपका बी और सी है। तो बी और सी क्या है, बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य। तो देख लेते हैं,
प्रेमचंद कृत ईदगाह जो 1933 ईस्वी की कहानी में बाल मनोविज्ञान तथा मातृ वात्सल्य व्यक्त हुए हैं। ईदगाह कहानी का नायक हामिद है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां नमक का दुर्गा, ईश्वरीय न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोज पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, कफन इत्यादि। अगला देख लेते हैं। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवस्वामी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। इसका अगला लाइन होगा। और देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की ध्रुवस्वामी नाटक की समस्या प्रधान नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पूर्ण विवाह की समस्या को उठाया गया है। ध्रुवस्वामी नाटक के प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुवस्वामी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कोटेशन से पूछी गई है ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शेखर जो है वो सरस्वती से रिलेट है और ये शेखर एक जीवनी से ली गई है, उपन्यास से। सीलिया जो है वो माता दीन से रिलेट है, ये गोदान से ली गई है। जयपुरी जो है वो तारा से, झूठा सच उपन्यास से लिया गया है। बाणभट्ट निपुणिका, ये बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका। अगला फिर देख लेते हैं। असर्शन रीजन से फिर एक क्वेश्चन है। तो डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने कर्म विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। इस सिद्धांत में कहा गया है कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक जैसे ही एवं लेकिन दुनिया की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जीवित बचे रहते हैं। संघर्ष के चलते उनकी रचना में बदलाव होता गया। इस वजह से एक ही जाति के पौधे की कई प्रजातियां बन गई। तो इनके सिद्धांत को भी आपको देख लेना अच्छे से। भोला नाम का जीव कहानी के विषय हैं। क्या विषय हैं? ज़्यादातर कहानी के विषय, उपन्यास के विषय से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इनका विषय वस्तु और पात्र ध्यान में रख कर जाना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो बी और डी। बी क्या है? भ्रष्टाचार का अनावरण और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो देख लेते हैं यहाँ पे। शांति निकेतन से शिवालिक तक, ये 1967 का है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है। दूसरी परंपरा की खोज 1967 नामवर सिंह की है। साहित्यक और चिंतक 1997 राममूर्ति त्रिपाठी की है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वेमकेश दरवेश 2010 विश्वनाथ त्रिपाठी का है। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो रामायण का समय, ये नई रचना पूछी गई है और ये भारतेंदु जी का है। ठीक है, तो रामायण का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार माना है तथा भारतेंदु जी को निबंध का जनक भी माना है। इनके प्रमुख निबंध जो हैं वो कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तद्य सर्वस्व, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, भ्रूण हत्या, काशी, मणिकर्णिका, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है ये निबंध। जबकि रसात्मक बोध के विविध स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इनके अन्य संकलित निबंध है श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, कविता क्या है, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद। ठीक है, अगला तरफ बढ़ते हैं। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। देख रहे हैं उपन्यास और कहानी जितने भी हैं सबके विषय वस्तु ही पूछी गई है। तो सबकी जो विषय वस्तु है वो ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें जो है ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना की गई है इसमें, और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति इसमें हुई है।
और श्री लाल शुक्ल का अन्य देख लेते हैं। सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती हुई, मकान, पहला पड़ाव विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत के संयुक्त रूप से 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोनों को, ठीक है, सम्मेलन मतलब दोनों को मिला के, दोनों को एक साथ मिला था 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला देख लेते हैं। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया था, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृतिवास रामायण से लिया गया है। और निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, आराधना, गीत गुंज, शांध्य, कांकली। तो इस तरह इनका ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अगला देख लेते हैं। फटिक भूमि पद कर पग छाया पर शोभा अति राजती, करी करी पद पद प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठ की साजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये सूरदास जी का है, ठीक है। और ब्रह्मद गीत सार में जो है ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, ये उसी से पंक्तियाँ ली गई है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें से 3 ही उपलब्ध है, जो कि निम्न है। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत के कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? तो किसकी है? तो छात्र की है। और इसका देख लेते हैं। द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन 1960 ईस्वी तथा विंग एंड नथिंग 1943 छात्र की पुस्तक का नाम है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? तो ये जो है शरद चंद्र। और कितनी बारी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि एनटीए ने कितनी बारी क्वेश्चन को रिपीट किया है। और देख लेते हैं इसका। हिंदी के प्रथम जीवनीकार जो गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार भी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास ढलती रात, टटके बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प आदि है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम बताएं? तो ये है विचार, पहले होगा कथानक, चरित्र, विचार, परियोजना, गीत, दृश्य। इस तरह इसके कर्म हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। 6 कर्म हैं टोटल, तो ये आपको याद होना चाहिए। आप याद कर लें, क्योंकि ये हो सकता है कि फिर से पूछ लें, तो आपको याद होना चाहिए। अरस्तु ने महाकाव्य दुखांतक, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। महाकाव्य, दुखांतक, प्रहसन आदि कलाओं के 3 भेदक माने, माध्यम, विषय और पद्धति। ये भी देख लें आप। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें सर्व प्रमुख 3 हैं। पेरिपोएटिकेश, टेक्सेन, रितोरिकेश, वसीयत नामा। दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र किसको माना गया? तो वसीयत नामा को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवगिरी को जीतकर दिल्ली जाने के बाद चामुंडा राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो ये था रेवा तट पर मृगया के लिए, ठीक है, शिकार खेलने के लिए। और शुक्ल जी ने क्या कहा है? चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रवरदायी को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसवी संवाद के रूप में रचित माना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन हैं? तो ये वर्ड्सवर्थ हैं। तो देख लेते हैं ये भाषा के बारे में इनकी मान्यताएं क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य में गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। काव्य और गद्य की जो भाषा है उसमें कोई तात्विक भेद इन्होंने नहीं माना है। और तीसरा है, प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर तो बाद की कवियों का देन है, ये इनका मानना था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, परंपरा का मूल्यांकन 1981, जाति हिंदी जाति का साहित्य 1986 और भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास 2001। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया था, क्योंकि ये सभी रचनाएं जो हैं रामविलास शर्मा की है और ऊपर नीचे हो गई है। इस तरह इसका आंसर सभी को समान मिले थे अंक इसके। तो अगला तरफ बढ़ते हैं। अगला है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें भी है जातीय संगीत भारतेंदु जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरी जन्मभूमि, विद्यानिवास मिश्र का जो निबंध है फागुन दुईरे दीना। तो आगे जो है वो इसमें ये आरसी दी गई है, तो आप इन्हें देख लें। मैंने टोटल 90 प्रश्न करवा दिए हैं और फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन था मैंने उसको आज पूरा कर दिया है। तो आप इसे ज़रूर देख लें और पहला पार्ट को भी देख लें। और अगला मैं कल जो वीडियो लेकर आने वाली हूँ, मैं टोटल कल 90 क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो सेकंड शिफ्ट में पूछी गई है, तो आप उसे भी देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्प मिल रही है आपको, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप मन लगा कर पढ़िए और मेरी ओर से गॉड ब्लेस यू। आप अच्छा तैयारी करें और अच्छा स्कोर लाएं। चलिए, थैंक यू।